इंसाफ के लिए खप जाए तो इंसाफ के लिए तब जाया जाए कि जब इमरजेंसी खत्म हो जाए। वेश तो हमने बदला था कि तो साधु बनकर जाते थे या तो सरदार बनकर जाते थे। जिंदा तो हमें 5 साल इंतजार नहीं करते, इसका मतलब वो सतत अन्याय से लड़ते रहे। नमस्कार, आप जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। खद्दर का कुर्ता पायजामा, मोटे फ्रेम का चश्मा, बिना संवारे हुए बाल और व्यक्तित्व में विद्रोही तेवर, यही अंदाज था जॉर्ज फर्नांडिस का। एक मजदूर नेता जिसने तत्कालीन बंबई और आज की मुंबई के ट्रेड यूनियन से निकलकर पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार किया। समाजवाद के सिपाही जॉर्ज ने बिहार को अपनी कर्म भूमि बनाया। वो गरीबों के संघर्ष को लेकर जितने मशहूर हुए, उससे भी ज्यादा मकबूल अपने बागी तेवरों की वजह से रहे। मजदूर नेता जॉर्ज, आपातकाल के बागी जॉर्ज, समता पार्टी के निर्माता जॉर्ज, एनडीए के संयोजक या यूं कहें कि संकट मोचक जॉर्ज, और फिर रक्षा मंत्री जॉर्ज। भारतीय लोकतंत्र की जमीन पर समाजवादी सियासत की एक अमिट छाप का नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं को श्रद्धांजलि। शोक में समाजवादी परिवार। 1994 में उन्हीं के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी शख्स ने नीतीश कुमार की आंखों में सार्वजनिक तौर पर इस कदर आंसू कभी नहीं देखा। दरअसल ये सियासी शिष्य की अपने नेता को भावुक सलामी है। सीखने का अवसर मिला। शोक का ये क्षण समाजवाद के सबसे बड़े सिपहसालार की शान की एक छोटी सी मिसाल भर है। और आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीतीश की आंखों में आंसू, रो रहा है पूरा बिहार। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के रहने वाले नहीं थे, लेकिन उनकी सियासी कर्मभूमि बिहार रही। बिहार से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे। जेल में रहते हुए बिना चुनाव प्रचार किए मुजफ्फरपुर ने उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद भेज दिया। जॉर्ज जैसा कोई दूसरा नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस महज देश की वैचारिक राजनीति के जो कुछ एक बच्चे लोग रह गए हैं उनमें से ही नहीं थे। समाजवादी विचारधारा, मजदूर यूनियन के रूप में, मजदूर यूनियन के नेता के रूप में, प्रखर संपादक के रूप में और लगातार वैचारिक राजनीति को जीवन में अपनाने और उसको धरातल पर उतारने के लिए जो काम उन्होंने किया, वह स्मृति हमेशा देश को प्रेरणा देती रहेगी। जॉर्ज फर्नांडिस आजीवन बागी रहे। बने बनाए वैसे नियम जिनसे गरीबों का शोषण होता हो, उन्हें ठुकराना उनका शौक था। न कभी सत्ता की सुनी और न ही किसी के रसूख की। जब भी मन हुआ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। आज सियासत के शाश्वत बागी ने जिंदगी से आखिरी बगावत कर दी। जॉर्ज की जिंदगी से बगावत
आज बहस नहीं होगी, आज बात होगी। चर्चा होगी जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व की। बात होगी जॉर्ज फर्नांडिस से आखिर क्या कुछ हम लोग सीख सकते हैं, आज के राजनेता उनसे क्या ग्रहण कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उपेंद्र प्रसाद साहब हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। उपेंद्र जी स्वागत आपका। प्रेम रंजन पटेल है, प्रवक्ता है बीजेपी के। प्रेम रंजन जी आपका स्वागत। मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। मृत्युंजय जी आपका भी स्वागत। और सुशील मोदी हैं, उप मुख्यमंत्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ सुरेंद्र किशोर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सुरेंद्र किशोर कुछ उन गिने चुने शख्सियतों में से हैं जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में वो उनके साथ जुड़े थे। सबसे पहले सवाल सुशील मोदी जी आपसे मेरा है, और वो ये कि आपने लंबे वक्त तक जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ काम किया, आपने काफी वक्त तक उनके साथ समय बिताया। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो किस तरह से उनको याद करते हैं? देखिए, ये तो हम लोग के आइकॉन रहे हैं और जिन नेताओं ने मुझे प्रभावित किया है उनमें से एक जॉर्ज साहब भी हैं। और मैं एक बार हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था तो देखा कि जॉर्ज साहब रक्षा मंत्री रहते हुए बिजनेस क्लास में बैठने के बजाय इकोनॉमी क्लास की अंतिम सीट पर जाकर बैठकर और फाइलों का निष्पादन कर रहे हैं। तो जो आदमी 9 बार लोकसभा का सदस्य रहा हो, रक्षा मंत्री, और वो इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहा है, ये उनकी सादगी का प्रतीक है। मैं एक बार जब उनसे मिलने उसके घर गया तो जिस कमरे में सोते थे चारों तरफ किताबों का अंबार लगा था। यहाँ तक कि जिस चौकी पर वो सोते थे उस चौकी पर भी 25-30 पुस्तकें रखी हुई थी। तो जिस तरह के कपड़े पहनते थे, जिस तरह से यात्रा करते थे, उनके घर पर कोई हाउस गार्ड नहीं रहता था। उनके घर में कोई आकर मिल सकता है। और इतना ही देखिए, वो एक जिसे कहते हैं फायरी ऑरेटर, मैंने एक ऐसा वक्ता जो मंत्र मुक्त कर दे, नौजवानों को हिप्नोटाइज कर दे, जिनके पास आंकड़े, तथ्य और बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र किशोर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। जैसा हमने बताया, सुरेंद्र किशोर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और जब शुरुआती आंदोलन 1975 का हुआ था तो साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर सुरेंद्र जी ने भी उनके साथ काम किया था। सुरेंद्र जी, आप बहुत ही शुरुआती दौर से जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जानते हैं। उस वक्त एक मजदूर नेता के तौर पर जो उनकी शुरुआत हुई थी, जो उनका आगाज हुआ था, आपको यह भरोसा था कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब इतना आगे तक जाएंगे? मैं बात करता हूं सुरेंद्र किशोर साहब से, लेकिन उपेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लेते हुए जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि जेपी ने जॉर्ज फर्नांडिस को कहा था कि आप जाइए और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़िए, भले ही आप जेल में हो, लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी है कि आप जेल में रहकर भी आप मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतेंगे। मूल सवाल यही कि आखिर जेपी ने जॉर्ज फर्नांडिस को बिहार की धरती के लिए क्यों चुना, और आखिर क्या वो कारण रहा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने भी बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाया? देखिए, जॉर्ज साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो समाजवादी जीवन मूल्यों पर आधारित, जो सैद्धांतिक, जिसको व्यवहार में जीने वाला व्यक्ति थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। और बिहार एक ऐसी धरती रहे जो समाजवादियों का कर्मभूमि रही है। न सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस साहब बल्कि लिमिये साहब का भी जो कार्य क्षेत्र रहा इसी बिहार की धरती पर रहा, और यहाँ पर समाजवादियों के लिए बड़ा उर्वरा भूमि रही। जॉर्ज साहब बिहार वासियों से के जन में से जुड़े रहे, और जो इनका जो आंदोलन, समाजवादी आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व बिहार में जयप्रकाश नारायण जी, जो पूरे देश को प्रभावित करने का काम किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे और मधु लिमिये रहे, जॉर्ज साहब रहे, सारे लोग यहाँ इनकी कर्मभूमि रही। इसलिए जॉर्ज साहब कोई नए चेहरा बिहार के लिए नहीं थे। चाहे बिहार के किसी भी क्षेत्र से इनको चुनाव लड़ाया जाता, वो जीतते ही। और उस समय जो इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन जॉर्ज साहब का रहा, जैसा कि सुरेंद्र किशोर जी भी उनके साथ थे, और कई बिहार के ऐसे राजनेता उस समय के थे जो जॉर्ज साहब के नेतृत्व में बिहार में संघर्ष किया था। तो बिहार में इनकी एक अलग पहचान थी, इनकी एक अलग छवि थी। इसलिए बिहार की जनता गौरवान्वित महसूस उस समय भी कर रहे थे कि जॉर्ज साहब हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, और बिना प्रचार किए हुए जेल में कैद थे, और जॉर्ज साहब को मुजफ्फरपुर की जनता ने रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम किया। और जीतने के बाद
जौहर साहब बहुत सारे काम किए, एक से एक काम किए, और जौहर साहब ही का ही देन है कि बिहार में पहली बार बिहार वासियों को दूरदर्शन से दर्शन होने का काम किया। ये जौहर साहब का ही देन है। तो इसलिए जौहर साहब भले इनका जन्मभूमि कहीं भी रहे जी, लेकिन बिहार के लोग इनको बिहारी ही समझते रहे और आज भी बिहारी समझते रहे हैं। इसलिए जितना बिहार के लोग मर्माहत हैं इनके जाने के बाद, हम लोग जितने मर्माहत हैं जी, बहुत हम लोग मर्माहत हैं, हम उनको श्रद्धांजलि आपके माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और चूंकि हम तो बहुत बाद की पीढ़ी के लोग हैं, हम तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं जी, और हमें भी इनका मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का एक अवसर मिला था जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने उस समय बिहार बंद का कॉल किया था। ये जनता पार्टी में थे और लोक दल में कर्पूरी ठाकुर जी थे। बावजूद इसके जनता पार्टी जबकि बंद के खिलाफ थी, लेकिन जौहर साहब व्यक्तिगत रूप से कर्पूरी ठाकुर को बंद का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि शारीरिक रूप से भी आकर यहाँ पर काम किए थे। और हम करीब 8-10 नुक्कड़ सभा का इनका आयोजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। और हमने उस समय इनका आयोजन मैंने किया था नुक्कड़ सभा। सुरेंद्र किशोर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र किशोर साहब, यही जानना चाहते हैं हम सब कि जब एक मजदूर नेता के तौर पर जौहर साहब ने कदम रखा, उनका मकसद क्या था, उनका विजन क्या था, और वो क्या चीज थी जो उनको खींच लाई थी? देखिए, मैंने तो उनको 72 से लेकर और इमरजेंसी तक देखा करीब से, और मजदूर नेता के रूप में वे बंबई में सक्रिय थे, और उन्होंने 63 में बहुत बड़ी हड़ताल कराई थी, पूरा बंबई बंद करा दिया था। और उनका प्रभाव बहुत था, एक ग्रेड के नेता थे वहाँ। लेकिन मैंने तो उन्हें 72 से लेके और 77 तक देखा, और एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी, और बाद में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले एक हीरो के रूप में भी देखा। और अद्वितीय नेता थे जौहर साहब, और उनमें अपार साहस था, कोई व्यक्तिगत लोभ उनका नहीं था। उतने ईमानदार नेता बहुत कम होते हैं, उनको हम लोग सलाम करते हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी? जी, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी और क्या बात हुई थी? देखिए, आखिरी मुलाकात तो 86 के आसपास हुई थी। तब तक तो मैं 77 के फरवरी में पत्रकारिता की मुख्य धारा में आ गया था। हाँ जी। तो एक पत्रकार के रूप में एक नेता और पत्रकार का जो संबंध होता है वो हो गया था, लेकिन पुरानी यादें कभी हम लोग मिलकर ताजा करते थे। लेकिन अंत में 86 के बाद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं भी व्यस्त हो गया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गया। मृत्युंजय तिवारी साहब भी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी आपकी पार्टी, आपका दल मृत्युंजय जी, ये भी समाजवाद की पौध और उसकी विचारधारा से पनपा है। आज के दौर में अगर हम देखें, नेताओं को पूरे तामझाम, लाव लश्कर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक बड़ा झुंड जिसको कहा जाता है कि किराए का ये झुंड है खाने पीने के लिए, अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन ये जॉर्ज फर्नांडिस की शख्सियत ऐसी कैसी शख्सियत थी कि जो अकेले अपने दम पर ही चलता था, उसके पीछे काफिला हो जाता था? आज के नेताओं को क्या सीखने की जरूरत है उनसे, मृत्युंजय जी? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय जॉर्ज साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम लोग मर्माहत हैं। जॉर्ज साहब जैसा शख्सियत दोबारा नहीं पैदा हो सकता है, और सभी राजनेताओं को उनसे सीखने के, उनके पद चिन्हों पर चलने के का प्रयास करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य ये है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में एक जमुई के सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात हुई थी, और वो जब आए थे और मीटिंग एड्रेस करते, उसके पहले वो जब सर्किट हाउस गए थे तो उन्होंने सबसे पहले जाकर के बाथरूम को देखा था, और वो अपने से झाड़ू लेकर अपने से बाथरूम सफाई करने लगे, और वहां के कर्मचारियों से कहा कि ये क्या हालत बना दी है। इसके बाद उनके एक कार्यकर्ता थे, कोई मैं नहीं जानता, उन्होंने कोई कुर्ता पजामा उनके लिए बढ़िया आयरन किया हुआ वो ला करके दिए, और उनका जो पहना हुआ कुर्ता पजामा पोशाक था उसको लपेटकर उन्होंने कहा, सर इसको धोने के लिए दे देते हैं। अच्छा। उन्होंने डांटा, कहा कि जॉर्ज की पहचान इस कुर्ते पैजामा से है, हटाओ इसको, लाओ मेरा निकालो। तो उन्होंने फिर वही वो कुर्ता पैजामा वो पहने,
तो ऐसी सोच राजनेता रखते हों, ऐसी सादगी भरी जिंदगी, ये हम लोगों के लिए निश्चित रूप से आदर्श है। और उस दिन ये दो वाकया जो हमारे आंखों के सामने हुआ था जी, तो हमें उस दिन से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता पसंद आए और मुझे लगा कि राजनीति में इतने ऊंचे पद पर जी, ऊंचे बड़े नेता के रूप में लोग इस तरह का सादगी भरा जिंदगी जीते हैं, ऐसा व्यवहार रखते हैं। जॉर्ज साहब खुद एक विचारधारा हो गए थे, बिल्कुल। और जॉर्ज साहब के विचारों से हम व्यक्तिगत, मेरा तो इतना सा ही अनुभव था 1-2 घंटे का, लेकिन हम उनके आदर्शों को मानते हैं और उनको हम चाहते थे कि उनका जिस तरह से राजनीति में सादगी भरा जीवन उनका था, जिस तरह से सफाई वो पसंद करते थे, ये सारे चीजों को जो उनका भाषण होता था उनको भी हम सुना करते थे जी। ऐसे लोग निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के आदर्श रहेंगे जी। और सभी लोगों को, जो नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञ आज राजनीति में आ रहे हैं, उनको जरूर निश्चित रूप से ऐसे महान शख्सियत का आदर्श का अनुपालन करना चाहिए, उनके विचारों का अनुपालन करना चाहिए, उनके जीवन शैली का अनुपालन करना चाहिए। प्रेम रंजन पटेल, 90 के आखिरी दशक की बात हो या 2000 के शुरुआती दशक की बात हो, जब बीजेपी का उत्थान हो रहा था, एनडीए एक नया स्वरूप ले रहा था, आडवाणी जी हों या फिर वाजपेयी जी हों, वो अपने दल के तमाम दिग्गज नेताओं से ज्यादा भरोसा एक संकट मोचक के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस पर किया करते थे। क्या वजह थी इसकी? जी, जॉर्ज साहब के निधन से हम सब लोग काफी पीड़ित हैं और कह सकते हैं कि जॉर्ज साहब से सीधा मेरा कोई सरोकार नहीं रहा, पार्टी के अंदर में बीजेपी में नहीं रहे, लेकिन जब से गठबंधन हुआ तब से जो है से कुछ न कुछ नजदीकियां रही, हम लोग लगातार मिलते रहे। अब जॉर्ज साहब तो जैसा सब लोगों वक्ताओं ने कहा कि कितने साधारण व्यक्ति थे, स्पष्टवादी थे, प्रखर थे, वो नीडर भी थे, कर्मयोगी थे और मूल्याधिष्ठ राजनीति करते थे। जिस बात को मन में तय कर लेते थे उस बात को करते थे। मेरी पहली मुलाकात जॉर्ज साहब से हुई थी जब 94 में समता पार्टी बनी, 95 में विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव के बाद पार्टी के नेताओं ने मुझे कहा कि नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, जहां नीतीश कुमार जी रहते थे आवास था, मैंने गया वहां उनसे बात करने के लिए। तो उसी समय जॉर्ज साहब उनके आवास पर आए थे और वही उनसे मुलाकात हुई थी, परिचय हुई थी। मैं जॉर्ज साहब को जानता था कि बड़े नेता हैं और हम साधारण कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने मिला और जिस भावपूर्ण रूप से, तो आज भी मैं उन चीजों को याद करता हूं। उसके बाद जब 96 में नालंदा में वो चुनाव लड़े, 96, 98 और 99 3 बार, तो नालंदा के कारण जो है से वहां उनके चुनाव में कई बार साथ रहने का, चुनाव में काम करने का मौका साथ में मिला। इतने सादगी थे व्यक्ति, कहीं भी कुछ भी कोई बहुत तामझाम नहीं था, साधारण तरीके से पूरा चुनाव लड़ना और किसी के पास चला जाना, आम कार्यकर्ताओं से मिलना, आम पब्लिक से मिलना, कहीं कोई रोक टोक नहीं। और यही वजह थी कि विरोधी उन पर उंगली उठाने से पहले सोचा करते थे 100 बार। मेरे साथ सुरेंद्र किशोर साहब बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र किशोर साहब, 1976 का जो बड़ौदा डायनामाइट मामला था, उसको लेकर जो आरोप लगे थे, थोड़ा उसमें हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, आज की पीढ़ी को जरा बताएं। बहरहाल संपर्क टूट गया है उनसे, लेकिन हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। प्रेम रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मामले को, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ हैं इस संबंध में, और एक इस दौरान चूंकि काफी चीज पढ़ने को मिल रही है, एक किस्सा यह भी सामने आ रहा है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। इमरजेंसी के टाइम में यह कहा जाता था कि सत्ता की तरफ से लगातार विद्रोह करने वालों के खिलाफ कई तरह के केस लगाए गए थे, और जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ एक इस तरह का ही मामला जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए जा रहे थे, तो खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि ना, अगर भ्रष्टाचार के आरोप जॉर्ज फर्नांडिस पर लगाए जाएंगे तो दुनिया और देश वाले लोग उन पर इस आरोप पर विश्वास नहीं करेंगे। इसमें कितना सच्चाई और कितना सही मानते हैं आप?
अब देखिए, पूरी जानकारी इस बात की मुझे नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि 77 में जॉर्ज साहब जो आंदोलन चला था 74 का, निरंकुश शासन सत्ता जो कांग्रेस की थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, उसके खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, उस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका, एक तरह से कहे कि जेपी के नेतृत्व में अगर हुआ था तो उसमें बड़ी भूमिका जॉर्ज साहब की भी थी, और जेपी के नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़ा गया था, उसमें प्रखर तरीके से और निडर होकर करके जॉर्ज साहब ने उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया था। और इनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे, इनकी गिरफ्तारियां हुई थी, डायनामाइट केस में इनको आरोपित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष के भी लोग थे वो भी जो है इनको जानते थे, और ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये केवल राजनीतिक आरोप थे, इसलिए जो है इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूं वो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, जॉर्ज कर सकते हैं, तो इसलिए इस प्रकार का लगा। तो मैंने देखा कि जॉर्ज साहब लगातार कांग्रेस के विरोध की राजनीति करते रहे और लोहिया के काफी नजदीक थे, समाजवादी व्यक्ति थे, और समाजवाद को सही रूप में अगर उतारने का काम और अपने जीवन शैली में उसको निभाने का काम बिल्कुल पूरी तरह से निष्ठापूर्वक। सुशील मोदी जी, आपने भी जिक्र किया, चर्चा की और बताया किस तरह से आपने उनसे सीखा, और कई संस्मरण भी आपने इस बीच यहां हमारे दर्शकों से शेयर किए हैं। बिहार और महाराष्ट्र, ये दो प्रदेश थे जो कर्मभूमि के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस साहब के जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इन्हीं दो प्रदेशों से कुछ जुड़ी हुई कुछ और बातें जो आप हमारे दर्शकों से साझा करें। नहीं, देखिए, इमरजेंसी के बाद एक भय और आतंक का माहौल था। लोगों को लगता था कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाएगी। हजारों लोग जेल में बंद थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी जेल में बंद थे, लेकिन जेल में बंद रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। और वो जब चुनाव लड़ रहे थे जेल में रहते हुए, तो उनका फोटो लगाकर दोनों हाथ में हथकड़ी है और एक सेकचा का फोटो बनाकर जिसके पीछे खड़े हैं जॉर्ज फर्नांडिस, उसी फोटो को घुमाकर हम लोगों ने उनके नाम पर और वोट मांगा और लोगों ने जिताकर उनको लोकसभा के अंदर भेज दिया। और ऐसा लड़ाकू आदमी, उसने रेलवे की ऐसी हड़ताल कराई कि आजादी के बाद वैसी रेलवे की कभी हड़ताल नहीं हुई। वो मुंबई के अंदर टैक्सी यूनियन के नेता थे, उनकी एक आवाज पर पूरी मुंबई बंद हो जाया करती थी। और अपने जमाने में एसके पाटिल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे मुंबई के। 67 के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस ने एसके पाटिल को हरा दिया और उसके बाद से जायंट किलर के नाम से जाने लगे। तो वो स्ट्रीट फाइटर थे, वो जायंट किलर थे, सिद्धांतों के प्रति वो प्रतिबद्ध थे, एक विद्वान आदमी थे और विद्वता की पराकाष्ठा किसी भी विषय के बारे में। बिल्कुल। उपेंद्र प्रसाद जी, आज मुख्यमंत्री जी जब पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी गमगीन हो गए, वो भी रुआंसे से हो गए। बहुत ही ज्यादा करीबी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच में। तो निश्चित रूप से 2004 में जब समता पार्टी का गठन हुआ था और जब एनडीए बना था, तो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय वाजपेयी साहब, आडवाणी साहब और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के बीच में जो समन्वय स्थापित करने का काम किया था, तो निश्चित रूप से जॉर्ज फर्नांडिस साहब की अहम भूमिका रही। वो सारे संस्मरण ताजे हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी का, और वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वर्तमान स्थिति है वो टर्निंग पॉइंट था उस समय, जिसमें अहम भूमिका जॉर्ज साहब की रही। आज जो बिहार की जो तस्वीर बदली है और जो ये राज सत्ता इनको कायम हुआ, तो जो समता पार्टी बनी थी 2004 में और राजग गठबंधन जो बना था उस समय, तो सारे संस्मरण जो पुराने थे वो ताजे हो गए। और मैं एक बार और बता दूं, हम अपने नेता को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2009 में मैं संसदीय जीवन में प्रवेश किया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमको उपचुनाव में विधान परिषद का सदस्य के रूप में उम्मीदवार किया था, और उसी दिन जॉर्ज साहब का भी उपचुनाव में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हुआ था। उन्हीं के बगल में मैं भी नॉमिनेशन कर रहा था, यह मेरा अपना सौभाग्य रहा और यह सौभाग्य आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। जी, मैं एक शॉर्ट कमेंट और राजनीतिक, क्योंकि आज बहस मैंने शुरुआत में कहा नहीं है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस अंतिम समय में क्या आपको लगता है कि सिर्फ परिवार वाले ही उनके साथ रहे थे, अकेले रह गए थे वो? देखिए, उनके लिए एक लाइन में ही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इसी के साथ खत्म करूंगा मैं जी। बड़ा
बड़ा शौक से सुन रहा था जमाना उन्हें, वही सो गए दास्तां कहते कहते। इसलिए मैंने पहले ही कहा जॉर्ज साहब फिर वापस राजनीति में ऐसे आदर्श विचार वाले व्यक्तित्व वापस हों। अभी राजनीति की जो इन्होंने एक लाइन खींची थी, जिस तरह से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, उनका वो आदर्श, उनका वो विचार, उनका वो सादगी जी राजनीति में एक नई पहचान या नई लाइन खींचने के लिए नई पीढ़ी को, बिल्कुल उनके आदर्शों को पालन प्रेम रंजन जी और साथ ही साथ उपेंद्र जी और मृत्युंजय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहा भी जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसी शख्सियतें मरती नहीं हैं, उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। बस जरूरत हम सब के लिए यही है, खासतौर पर राजनेताओं के लिए यही है कि उनके आदर्शों पर जितना ज्यादा हो सके चलें, ताकि एक ऐसी नींव समाज में रख सकें जिससे देश विकास कर सके। फिलहाल आज इस खास पेशकश पर इतना ही। नमस्कार। जब इमरजेंसी खत्म हो जाए, वेश तो हमने बदला था कि तो साधु बनकर जाते थे या तो सरदार बनकर जाते थे। जिंदा तो हमें 5 साल इंतजार नहीं करते, इसका मतलब वो सतत अन्याय से लड़ते रहते हैं।